हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जैसे IUCN, WWF, UNEP वगैरह देखेंगे और जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुए थे पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह और क्योटो प्रोटोकॉल, यह सब देखेंगे। आपको पता होगा यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। IUCN है, इसका फुल फॉर्म है यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह इसका फुल फॉर्म है, पर शॉर्ट में आप याद रखेंगे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब जो ये वाली संस्था है, ये पहली ऐसी संस्था थी जिसने पर्यावरण के लिए कुछ कार्य किए। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी? IUCN। अब इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय कहाँ है? तो ये ग्लांड में है। ग्लांड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो आपसे यही सिंपल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और एक सिंपल जीके का क्वेश्चन भी बनता है कि IUCN का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अब जो ये संस्था है IUCN, अब ये कार्य क्या करती है? तो आपको पता होगा यह जो संस्था है यह रेड डाटा बुक जारी करती है। अब ये रेड डाटा बुक क्या होती है? आपने पढ़ा होगा जो रेड डाटा बुक होती है, विलुप्त प्राय जीव हैं, संकटापन्न जीव हैं या ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटेंट हो गए हैं, उनको यह लिस्टेड करती है। तो यह मुख्य रूप से 3 कैटेगरी को लिस्टेड करती है, एनिमल, प्लांट और फंजाई। 3 कैटेगरी को लिस्टेड करती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो जो रेड डाटा बुक है तो ये टाइम टू टाइम रिसर्च करती रहती है और जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उसके लिए पहले से ही हमें अवेयर कर देती है, ताकि जो जीव जंतु हैं हम उन्हें विलुप्त होने से पहले हम उन्हें बचा सकें। नेक्स्ट है WWF। अब ये WWF क्या है? तो ये जो WWF है ये विश्व वन्य जीव कोष है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। अब एक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1961 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अभी हमने देखा था कि IUCN है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ था? ग्लांड स्विट्जरलैंड में ही था। अब इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप देख सकते हैं WWF है तो इसका प्रतीक चिन्ह है जायंट पांडा है, आप इमेज में देख सकते हैं। अभी जो WWF संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, तो ये कार्य क्या करती है? तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित रिसर्च करती रहती है। इन्वायरमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम संरक्षण या प्रोटेक्ट कर सकें और उसकी पुनर्स्थापना के लिए कार्य करती रहती है संस्था। अब ये किसके अंडर में कार्य करती है? तो यह एक IUCN, अभी हमने देखा IUCN की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है या फिर एक सहायक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कौन? WWF। तो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से सिंपली आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है। सिंपली ये पूछा जाता तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, और यहीं चूंकि ये IUCN की सहायक संस्था है तो दोनों IUCN और WWF दोनों की ही हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और WWF की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जायंट पांडा किसका प्रतीक है? तो WWF का प्रतीक चिन्ह है जायंट पांडा। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे UNEP। अब UNEP क्या है? तो ये आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो हम ये भी याद रखेंगे कि UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हिंदी में बोलेंगे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो आपको पता होगा जो UNEP है पहला ऐसा सम्मेलन था जो यह ऑर्गेनाइजेशन है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही इसका गठन का प्रस्ताव रखा गया था UNEP का। कब? 1972 में। अब जो UNEP संस्था है यह क्या करती है? तो यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में लगातार यह कार्य करती रहती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? तो यह नैरोबी केन्या में है। अब इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? अभी करती क्या है ये संस्था? तो ये संस्था क्या करती है कि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्वव्यापी जो कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में यह क्या करती है? उसे प्रोत्साहन करने के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार जारी करती है। ऐसी संस्थाओं के लिए जो लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं उन्हें ये संस्था है UNEP यह क्या करती? ग्लोबल 500 पुरस्कार जारी करती है। उसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, नीचे आप देख सकते हैं कौन जारी करता है? तो ये भी UNEP करती है और 2 रिपोर्ट जारी करती है। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट और दूसरा एमिशन गैप रिपोर्ट।
2 रिपोर्ट जारी करती है। कौन सी संस्था? यूएनईपी संस्था जारी करती है, ये याद रखेंगे। और ब्रीफ में हम देखेंगे कि सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि यूएनईपी संस्था है जो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यह कब स्टैब्लिश हुई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन जारी करता है, तो आप क्या बोलेंगे? यूएनईपी संस्था जारी करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संस्था है यह जारी करती है कौन सा? ग्लोबल 500 पुरस्कार। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो भी यूएनईपी ही जारी करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। अब रामसर क्या है? तो रामसर एक शहर है। कहाँ का? ईरान का एक शहर है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन या सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रामसर के नाम से जानते हैं, रामसर कन्वेंशन। अब जो रामसर कन्वेंशन है या इसमें क्या काम हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें क्या हुआ था कि आर्द्र भूमियाँ या वेटलैंड के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे। तो आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? तो आपको पता होगा आर्द्र भूमियाँ ऐसी भूमियाँ होती हैं या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, और ये जो भूमियाँ होती सबसे ज़्यादा वाटर अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं, और यदि इनको क्षति पहुँचती है या यदि ये विलुप्त होती हैं तो इससे संपूर्ण इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, और संपूर्ण वहाँ का जो सराउंडिंग जो इकोसिस्टम है वो पूरा डेड हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन था जिसमें वेटलैंड को संरक्षण करने की बात कही गई। अब क्वेश्चन आता है कि रामसर जो कन्वेंशन है कब हुआ, तो 1972 में हुआ। किससे संबंधित है? तो सिंपली आप बता देंगे यह आर्द्र भूमियों से संबंधित है। इसी दिन 2 फरवरी को याद रखने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, या सिंपली वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद अभी जो एक करंट का है कि भारत में अभी अगस्त 2021 में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 46 रामसर साइट है, उन्हें चिन्हित किया गया है और रामसर कन्वेंशन के तहत उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि चिल्का झील, कोलेरू झील, बहुत सारी रामसर साइट्स हैं। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन। तो आपको पता होगा सुंदरबन है जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इतना याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम कन्वेंशन देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। अब स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जो अभी बताया था कि 5 जून 1972 को यह ऑर्गेनाइज किया गया। तो क्यों किया गया, यह कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। और ये कब आयोजित किया गया था? 5 जून 1972 को किया गया था। यह इतना सीरियस, मतलब यह विश्व का पहला ऐसा सीरियस कन्वेंशन था जिसमें विश्व के सभी देशों ने यह महसूस किया कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि यदि पर्यावरण का जो डिप्लीशन है इसी टाइप से रहा तो एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जब ह्यूमन जाति ही संकट में आ जाएगी। तो इसलिए यह बहुत सीरियस कन्वेंशन था। इसलिए इसी दिन 5 जून को याद रखने के लिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। आपने ज़रूर स्कूल में या अभी आपने प्लांटेशन कभी ना कभी किया होगा 5 जून को। तो फिर क्या है, यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह यूएनओ द्वारा आयोजित किया गया था, पहला सम्मेलन था। इसमें लगभग विश्व की सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैक्सिमम कंट्री ने। फिर क्या हुआ था, अभी हमने बताया कि इस सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में ही एक जो संस्था निकल कर आई थी, कौन सी? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अभी हमने देखा तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, 1972 में स्टेब्लिश। स्टॉकहोम सम्मेलन भी 1972 में हुआ था और यूएनईपी भी 1972 में हुआ था। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूएनईपी का जन्म हुआ था। तो ये इस संस्था का निर्माण ही स्टॉकहोम सम्मेलन से हुआ था। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो आपको मॉन्ट्रियल एक शहर है, कहाँ का? कनाडा का। और इसी शहर में 1987 में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया जिसमें एक प्रोटोकॉल पर साइन किए गए। जितनी भी मेंबर कंट्री थी उनने सभी इस प्रोटोकॉल पर साइन किए। इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। अभी किससे संबंधित है? सिंपली आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत, CFC वगैरह, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अब ये ओजोन क्या होता है? तो आपको पता होगा ओजोन है एक गैस होती है और जिसका सांद्रण कहाँ होता है? वायुमंडल में होता है। अब कैसे होता है? जैसे कि ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी से ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइड है। जो वायुमंडल है 5 स्तरों में डिवाइड है। सबसे नीचे वाला लेयर है जो क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसका विस्तार लगभग
8 किलोमीटर से लगभग 10 किलोमीटर तक होता है। फिर इसके बाद कौन सा मंडल आता है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है या समताप मंडल आता है, जिसका विस्तार लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होता है। पर क्या होता है, इसी लेयर में जो सेकेंड लेयर होती है, जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें लगभग 35 से 50 किलोमीटर तक एक लेयर पाई जाती है। मतलब ओजोन गैस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सांद्रण पाया जाता है और इसने एक लेयर का निर्माण कर लिया जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर। अब ये करती क्या है ओजोन लेयर, तो आपको पता होगा जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है या परावैंगनी विकिरण है, उससे हमें संरक्षण प्रदान करती है। मतलब ये क्या करती है, एक हमें संरक्षण लेयर की तरह कार्य करती है, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह कार्य करती है। और जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो वो यहीं इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक इसको नहीं आने देती है। अब होगा क्या, इससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज यदि पृथ्वी तक आ जाएंगी तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज यदि पृथ्वी तक आप आ जाएंगी, ओजोन परत में क्या हो रहा है कि अभी छेद देखे गए हैं। मतलब इसमें लगातार ह्रास होता जा रहा है, ओजोन परत में डिप्लीशन होता जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ डिप्लीशन हुआ है वहाँ से क्या हो रहा है, ये रेज निकल के पृथ्वी तक आ पा रही हैं। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन और अन्य जीव जंतुओं में क्या हो रहा है, स्किन डिसीज तो हो ही रही हैं, कैंसर हो रहा है। और आपको पता होगा जो अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे डीएनए आरएनए को भी चेंज कर रही है। तो इससे क्या होगा कि लगभग एक समय ये आएगा कि यदि ओजोन लेयर को यदि नष्ट कर दिया जाए तो और संपूर्ण जो अल्ट्रावायलेट रेज यदि पृथ्वी पर आए तो संपूर्ण जो जीव है उनकी प्रजाति ही बदल जाएगी पूरा, जो क्योंकि डीएनए आरएनए चेंज हो जाएगा तो संपूर्ण जो स्पीसीज हैं वो सब चेंज हो जाएंगी और इस सब पूरी इसका विनाश हो जाएगा इकोसिस्टम का। तो इससे क्या है, अब इसके लिए डिप्लीट कौन कर रहा है, ओजोन परत को क्षरण कौन कर रहा है, तो ये गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या कर रही है, इसको ऊपर जाके ये गैस इसमें क्षरण कर रही है, जिससे ओजोन लेयर क्या हो रही है, लगातार डिप्लीट होती जा रही है। तो अब CFC गैस कहाँ से आती है, तो आपको पता होगा जितने हमारे जो कूलिंग रिएजेंट होते हैं, जैसे कि हम देखें हमारे रेफ्रिजरेटर, AC, फ्रिज वगैरह होते हैं, तो उनमें एक गैस का यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, वातावरण में जाके ओजोन परत को नष्ट कर रही है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था और इसमें क्या डिसाइड हुआ कि जो CFC गैस है तो ये विकसित देश लगभग सन 2000 तक इसको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें, कुछ भी करें, इसका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लें, पर CFC यहाँ से प्रोड्यूस ना करें। और जो विकासशील देश है जैसे कि भारत, तो यह 2010 तक इसमें क्या करें, जो CFC गैस है इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, ताकि क्या हो, जो ओजोन लेयर है उसको कुछ भी करके यहाँ से बचाया जा सके। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है और यह 1987 में आयोजित हुआ था। बस नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, तो आपको पता होगा जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ये बहुत बड़ा विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसे NGO का है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो एक NGO है। अब ये किस लिए कार्य करता है, तो आपको पता होगा जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है लगातार एक कैंपेनिंग करता रहता है, जो वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल इशू हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और ओवर फिशिंग, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह पे यह लगातार प्रोटेस्ट करता रहता है। पर कैसे पीसफुली प्रोटेस्ट करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। तो ये क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है एम्स्टर्डम में है। अब एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में है। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। और यह किस लिए कार्य करता है, तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला एक NGO है। साथ ही आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है वर्ल्ड वाइड किसी भी गवर्नमेंट से फंड एक्सेप्ट नहीं करता है और यहाँ पर आप वॉलंटियर के तौर पर आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो है जो एक शहर है कहाँ का, जापान का। तो यहाँ पे 1997 में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। उसमें एक प्रोटोकॉल पर साइन किए गए जिसे किस नाम से जाना गया, क्योटो प्रोटोकॉल से जाना गया। तो आप कितना याद रखेंगे, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब आयोजित किया गया, 1997 में किया गया। किससे संबंधित है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, अभी बताया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इसका क्यों करना था कि आपको पता होगा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं या वैश्विक तपन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसके कारण लगातार हमारे विश्व का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो इसमें 6 गैसों को टारगेट किया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड,
आदि इनको टारगेट किया गया। मतलब इसमें ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करना होगा। और जितने भी जो मेंबर कंट्री थी उनने इस पर सिग्नेचर किए हैं, उनको यह कानूनी और बाध्यकारी सम्मेलन था। यह पहला ऐसा कन्वेंशन था पर्यावरण की दिशा में जो एक तो कानूनी था, लीगली था, और यह बाध्यकारी था। मतलब यदि जो इसको फॉलो नहीं करेगा और उसने इस पर सिग्नेचर किए तो उसको कुछ ना कुछ इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब इसमें आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो अमेरिका है यह एकमात्र ऐसा डेवलप्ड कंट्री है जिसने इस प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि अमेरिका जैसा जो वर्ल्ड लीडिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है और यही सबसे ज़्यादा यह CO2 प्रोड्यूस करता है, और उसी ने इस जो प्रोटोकॉल है उस पर साइन नहीं किए हैं। पर देखते हैं, खैर भारत ने सन 2000 में संधि पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब से लागू हुआ था, तो 2005 से यह लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो आप सिंपली इतना याद रखेंगे कि आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से है या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। बस आप इतना याद रखेंगे। कहाँ कब आयोजित किया गया, तो 1997 में यह आयोजित किया गया। अब इसे कैसे याद रखेंगे, जैसे क्योटो है तो क्योटो कार्बन डाइऑक्साइड, सेम टोन आ रही का क्योटो कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट। तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम रियो सम्मेलन है। अब क्यों इस रियो कहते हैं, क्योंकि यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो यह ब्राज़ील में है। और ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 1992 में यह कन्वेंशन आयोजित किया गया था। ये इसकी ओरिजिनल इमेज है जो अर्थ समिट हुआ था उसकी। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें दो जो है उसका डिसाइड किया गया, दो चीज़ों का निर्धारण किया गया। पहला एजेंडा 21, दूसरा UNFCCC। अब एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 है, इसमें लगभग 12 रूल ऐसे डिसाइड किए गए जो 21st सेंचुरी के लिए एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा। फिर उसके बाद UNFCCC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। मतलब जो हमारा देख सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे हम किस टाइप से रोकें, उसके लिए एक फ्रेमवर्क का निर्धारण किया गया। किसमें, UNFCCC में। अब देखो एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि Rio+5। अब Rio+5 क्या है, तो आपको पता होगा जो रियो सम्मेलन है इसी को हम अर्थ समिट कहते हैं। तो यह कब आयोजित किया गया, तो 92 में किया गया। अब इससे 5 साल इसमें ऐड कर दो +5 तो 95 हो जाएगा। 92 सॉरी यहाँ पे 97 होगा, यहाँ पे 97 है। जो 97 में कौन सा Rio+5 ऑर्गेनाइज किया गया, जस्ट 5 साल बाद। और कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। तो आपसे सिंपली इतना पूछा जाएगा Rio+5 कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया, तो 1997 में आयोजित किया गया और कहाँ, न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया। Rio+10 है फिक्स, इसके 10 साल बाद ऑर्गेनाइज किया गया। और यह कहाँ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। क्योंकि जो अर्थ समिट था इसी में यह डिसाइड हो गया था कि हर 5 साल में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिस पे हमने जो रूपरेखा बनाई है या जो एजेंडा हमने डिसाइड किया है उसे हम कहाँ तक अचीव कर पाए, तो उसका यह हर 5 साल में आयोजित होगा। तो उसी को हम क्या नाम से जानते हैं, Rio+5, Rio+10, Rio+20। तो इसका जनरली ये आ जाता है किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो Rio+10 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था और Rio+20 फिर से रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है जेनेवा प्रोटोकॉल। तो जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपको पता होगा जो जेनेवा प्रोटोकॉल है रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध के लिए है। अब जो केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन होते हैं उसको रोकने, प्रोहिबिट करने के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये रासायनिक और जैविक हथियार क्या होते हैं आपको बताते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। कुछ लोग हैं जो इस पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है चीन ने अपने लेबोरेटरी में बनाया और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए उसने इसको फैलाया ताकि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था इससे बर्बाद हो जाए। तो क्या है यह जेनेवा प्रोटोकॉल, तो इसी टाइप के जो जैविक हथियार हैं या केमिकल वेपन है उसको रोकने के लिए इस प्रोटोकॉल पर साइन किए गए। इसलिए चाइना अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोरोना वायरस चीन से फैला है, क्योंकि उसको इसका बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है कि साइट्स क्या है, तो कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, यह 1975 में ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी साइट्स क्या है, सिंपली आपको पूछा जाएगा कि साइट्स का संबंध किससे है। जो साइट्स का संबंध है वो क्या है कि जो वन्य जीव और उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करता है। क्या करता है, जो वन्य जीव है और उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करता है। जैसे कि आपने देखा होगा
कि जैसे हाथी हैं, हाथियों को क्यों मारा जा रहा था? उनके दांतों के लिए, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में इसके दांत बहुत महंगी कीमत पर बिक रहे थे। और जैसे कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है? उसकी कस्तूरी के लिए, क्योंकि जो कस्तूरी है वो बहुत सारे उसमें मेडिसिन में यूज होती है, तो उसके लिए इसकी जो शिकार किया जा रहा था। तो इसी टाइप से बहुत सारे वन्य जीव हैं, जैसे कि मोर है, तो मोर का जो शिकार क्यों किया जाता है? मोर के मांस के लिए। माना जाता है कि मोर का मांस खाने से क्या होता है कि लोग यंग रहते हैं, मतलब उनमें कभी वृद्धावस्था नहीं आती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको रोकने के लिए क्या किया गया, साइट्स ऑर्गेनाइजेशन आया और इसने क्या किया कि वन्य जीव और उनके संरक्षण और उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यह क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्टिजोना प्रोटोकॉल। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल हैं, एक तो कार्टिजोना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। आपको इसका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कार्टिजोना प्रोटोकॉल 2000 में आया था और नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। और यह क्या करता है? जैव विविधता आप समझते होंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये 2 प्रोटोकॉल हुए हैं। अब क्या होगा यदि बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी? तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे पर्यावरण का आधार है। हम देखते हैं कि अभी सब कुछ जो है हाइब्रिड जो आने लगे हैं, हम देखते हैं कुछ भी खाते हैं, हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। अब जो पुरानी जो देसी जो फल हैं, सब्जियां हैं, तो वो अब हमें नहीं मिल रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है और हमारे शरीर में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इसलिए कार्टिजोना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके एग्जाम में मददगार साबित होगी, आप अपने एग्जाम में सफल हों, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।